हेलो फ्रेंड, रज़ा ISPCS सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों के बीच मैं एक और नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और मेरा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम है भूगोल। अब हम आज भारत का भूगोल पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले भारत के भूगोल में जो मेरा टॉपिक है वह सामान्य परिचय यानी कि सिंपल इंट्रोडक्शन। भारत का क्षेत्रफल, एरिया, किस देश के साथ, किस राज्य के साथ, किसके साथ कितना है उत्तर पश्चिम, इस सब चीज़ को विथ थ्योरी के साथ और MCQ क्वेश्चन दोनों विथ एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले अपना 2D पॉइंट को देख लेते हैं। क्या है 2D पॉइंट में? सबसे पहला पॉइंट है भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत एशिया महाद्वीप में एक दक्षिण एशियाई देश है। अगला पॉइंट है अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। याद रखिएगा, अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के किसमें? उत्तर में अवस्थित है। और अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय विस्तार के दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है या स्थित है। याद रखिएगा, भारत अक्षांशीय विस्तार के दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार के दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत दुनिया में क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है? 7वां। याद रखिएगा कि दुनिया में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश रसिया है, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां अपना देश भारत और आठवां अर्जेंटीना है। आठवां कौन है? अर्जेंटीना है। याद रखिएगा, आठवां अर्जेंटीना है, जो हर किसी को पता नहीं होता है। आठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है दुनिया में? तो अर्जेंटीना। तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, अब तो वर्तमान में पहला स्थान हो चुका है। पहला चाइना था, लेकिन अब चाइना को पीछे छोड़ दिया 2024-25 में ही, और भारत पहला देश बन गया है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव है। यानी कि नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव है, जिसके 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, कितना है भारत का कुल क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17% 5% जनसंख्या निवास करती है या कर रही है। पूरे दुनिया का परसेंट में बात करें जनसंख्या में, तो भारत 17.5% है। 2011 जनगणना के आंकड़े के अनुसार यह है डेटा। अभी तो नहीं हुआ है 2021-22 जनगणना, नहीं तो और भी ज़्यादा होता है। चलिए अगला पॉइंट है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। यानी कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है, जो इस प्रकार है। ये कंटिनेंट है। टोटल दुनिया में 7 कंटिनेंट है। संसार के 10 बड़े देश है। ये संसार के 10 बड़े देश है। इसी तरह बताया, पहला नंबर पे क्या है? रूस है। दूसरा पे देख लीजिए आप लोग, पहला पे रूस, दूसरा पे कनाडा, तीसरा पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा पे चाइना, पांचवा पे ब्राजील, छठा पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया, सातवां पे अपना भारत, आठवां पे कौन है? देखिए ब्राजील। आठवां पे कौन है? अर्जेंटीना। बोले तो आठवां पे अर्जेंटीना और नौवां पे कजाकिस्तान है। नौवां पे कौन सा? कजाकिस्तान। और 10th नंबर पे कौन है? दसवां नंबर पर यहाँ पे अल्जीरिया। 10 बड़े देश क्षेत्रफल के हिसाब से, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त अरब अमेरिका, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना, नौवां कजाकिस्तान, 10वां अल्जीरिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया। 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 33,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है।
कितना 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चाइना में शामिल है 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार। गांव की जनसंख्या कितना 64,932 है। गांव की जनसंख्या कितना है? गांव की जनसंख्या 6,40,932 है। 6,40,932 है। 6,40,932 गांव की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार। अब इसका प्रश्न कोश उत्तर देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट में। ऑनलाइनर तो हम लोग देख लिए, अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है। पहला, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। यानी कि भारत के संदर्भ में स्टेटमेंट दिया है और चुनना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है भारत विश्व का छठा बड़ा देश। छठा है, ये तो सब पहले बात गलत है, सातवां बड़ा देश है, छठा ना होकर सातवां। तो पहला स्टेटमेंट कौन है, जो में होगा वो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी कभी नहीं होगा। दूसरा, संसार का लगभग 2% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। बिल्कुल बात सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में काटती है। ये भी बात सही है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा और अक्षांश के 2 भागों में काट देती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल गलत है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। तो इसका आंसर केवल स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। तो जो आंसर सी देगा वो उसका सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। भारत दुनिया का यानी कि विश्व का 7वां बड़ा देश है, न कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। इस प्रकार कथन 1 और 4 गलत है। कथन 2 और 3 सही है, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि बांट देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। पहला पॉइंट नंबर है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। 5वां बड़ा देश है, बिल्कुल गलत है। 5वां नहीं, 7वां। अभी भी पढ़े बार 7वां। विश्व का 5वां बड़ा देश है, बिल्कुल गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2% भाग अधिकृत है। कितना परसेंट भाग? 2% भाग अधिकृत है। बिल्कुल बात सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में है, ये भी बात गलत है। और 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। 2 और 4 ऑप्शन नंबर 4 में इसका आंसर डी हो जाएगा। 2 और 4 स्टेटमेंट सही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं क्या है। भारत दुनिया का यानी कि विश्व का 7वां बड़ा देश है, सबको पता है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में के मध्य है। याद रखिएगा बात का, अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कितना है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। यानी कि उष्णकटिबंध की क्षेत्र का विस्तार कितना है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांश के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत है। भारत का स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2% अधिकृत किए हुए है एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः 2 और 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखता है? सभी को पता है 7वां स्थान रखता है। अगला, भारतवर्ष आकार में विश्व का कितना है तो 7वां बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? परंतु इसकी क्या संपूर्ण मानव जाति का 16% नहीं, 17.5। तो लगभग 17% जनसंख्या, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है पूरे दुनिया में। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व के 17.5% वर्ष 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार निर्धारित किया है कि 17.5% जनसंख्या निवास करती है पूरी दुनिया का। भारत में जनसंख्या निवास कर रही है, अतः निकटतम सही उत्तर भी ही सही था। चलिए अगला, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है? अभी पूछ देगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन पूछ देता है इस टाइप का क्वेश्चन कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है। तो कितने गांव है भारतवर्ष में लगभग? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ना 8 लाख है, ना 5 लाख, ना 6,30,000 है। देखते एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में गाँव की जनसंख्या लगभग
6,40,932 है। अभी पढ़े 6,40,932 है। गांव कितनी है टोटल भारत में? 6,40,932 है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ख्याल करना कौन सा जोड़ा सही नहीं है। चलिए मिलान करते हैं हम लोग। पहला, भारत कुल क्षेत्रफल का 3.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, लगभग ये बात सही है। दूसरा, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री, अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, बिल्कुल सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार क्या है तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में है, ये भी सही है। लेकिन भारत में राज्यों की संख्या 28 है। कितना है? 28 है, जो बात बिल्कुल गलत है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। लाख में के तो 32,87,263, और मिलियन में 3.28 मिलियन वर्ग है। कहीं कहीं ये रहेगा तो इसी को मानना पड़ेगा। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक फैला हुआ है। याद रखिएगा कि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक फैला हुआ है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद करिए, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव है। दादर नगर हवेली और दमन और दीव नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य यानी कि कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल गलत है? तो पहला, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल बात सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है, उस समय के अकॉर्डिंग सही है। लेकिन अभी वर्तमान में पूछा जाए तो पहला मारेंगे 2025-24 के बाद, लेकिन 2024-25 से पहले दूसरा था, पहला स्थान चाइना का ही था। बात बिल्कुल भी ऑप्शन सही है, क्योंकि 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए। इसकी भूमि सीमा विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल बात सही है। भूमि स्थलीय भूमि की सीमा की कुल लंबाई कितना? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में नहीं होकर के अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। तो सूरज कहाँ भारत के किस राज्य में सबसे पहले उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग क्या है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। बताया ना कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर यानी कि 15,106.6 किलोमीटर है, 200 के आसपास पड़ता है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर अक्षांशीय विस्तार की तरफ चले गए। अब अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। क्या है इसका 2D पॉइंट? भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। समझ में आ गया? अक्षांश यानी कि ये अपना ग्लोब, ये ग्लोब हो गया अर्थ। ये जो ये वाला रेखा होता है ना, इसी को अक्षांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसी रेखा को? अक्षांश। ये वाला रेखा को क्या बोला जाता है? अक्षांश। और ये ऊपर से नीचा वाला रेखा को क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा। ये रेखा को क्या बोला जाता है? देशांतर। आया बिल्कुल बातें समझ में सबको? तो चलिए हम लोग समझते हैं। इक्वेटर इसी को होता है। तो पृथ्वी क्या होता है? पृष्ठ है ना, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर तथा दक्षिण दिशा की उत्तर से दक्षिण दिशा की बिंदु पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखा वे काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों मिनटों सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा कहा जाता है। यानी कि ये देखना, ये इस पे ध्यान देना, इसमें ये है ना, ये पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसी को हम क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश भी बोल सकते हैं। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, अक्षांश विषुवत रेखा भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। बिल्कुल, उत्तर भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण भाग को दक्षिण गोलार्ध के नाम से जानते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है,
अगला पॉइंट है भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिण को बोला, तो यहाँ तक हो गया। भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। बिल्कुल, ये सबको इसमें है पॉइंट है। ये 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये दक्षिणी अक्षांश रेखा हो गया, ये उत्तरी अक्षांश रेखा हो गया। क्लियर, तो ये चीज़ सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें भी है एक ग्लोब है, इसको हम, ये रेखा को क्या रेखा, इस रेखा को देशांतर रेखा बोलेंगे, इस रेखा को देशांतर। ये वाला रेखा जब भी आ जाए तो इसको अक्षांश रेखा बोला जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट, यदि अक्षांश रेखा क्या होता है, यदि अक्षांश रेखा को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा होगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखा की कुल संख्या 89 प्लस 1 तो 171 हो जाती है। कितना हो जाती है, 171 हो जाती है। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी लगभग 101 किलोमीटर होती है। कितना होती है, सॉरी 111 किलोमीटर होती है। यानी कि क्या बोला, दो अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी, दो अक्षांश रेखा समझ में आ गया ना, ये अक्षांश ये अक्षांश, दोनों के जो बीच का दूरी होगा वह लगभग 111 किलोमीटर होता है। वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दो अक्षांश मध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ये बात याद रखना है सबको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भूपृष्ठ क्या कहता है, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान मध्यांतर रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कहाँ से, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। यानी कि प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतरीय रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है, याद रखिएगा। देशांतर रेखा जो होती है वह इक्वल नहीं होती है, समांतर नहीं होती है, केवल अक्षांश रेखा समांतर होती है। ऊपर से नीचे वाला जो रेखा होती है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखा के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। यानी कि देशांतर रेखा के बीच कितनी होती है, ऊपर वाला लाइन होगा, जैसे ये वाला, ये दोनों रेखा, ये मान लीजिए ये हो गया ना, ये देशांतर रेखा, ये हो गया ना, ये देशांतर रेखा, ये दोनों के बीच यहाँ पे 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। और लेकिन एक दूसरे के क्या होती है, समांतर नहीं होती है। लेकिन ये अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल, भारत क्या है, पूरी दुनिया में उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो पूछ देगा क्वेश्चन, भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार अभी भी पढ़ के हम गए हैं, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी दक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। ये बात याद रखना है, ये पॉइंट सब। उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार है 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। केवल उष्ण कटिबंध में न होकर के उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। ज्ञातव्य है कि निम्न अक्षांश यानी कि 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पर क्या होता है, दिन और रात की अवधि में अंतर आती है। इसीलिए हमें दिन कभी बड़ा और छोटा देखने के लिए मिलता है, रात छोटा बड़ा देखने के लिए मिलता है, यही प्रोसेस की वजह से। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। क्लियर। अब हम इससे रिलेटिव MCQ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है, ढूंढना है। तो बिल्कुल भारत इसमें से कोई नहीं होगा। 37 डिग्री अभी तक तो पढ़े नहीं हम लोग, 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड।
68 8 नहीं है, तो ऊपरी में से इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें से क्या होगा, इसका आंसर कोई नहीं होगा। एग्जैक्ट भारत देखिए, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है, 8 डिग्री है, 8 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 4 मिनट 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। बिल्कुल बात ये सभी है, या 2 बराबर भागों में बांटती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है इसका, इसलिए आंसर डी होगा। 39वें बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। यानी कि कहता है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, अब भारत में सिक्किम राज्य है, सिक्किम से होने वाला जो अक्षांश है वह किस एक से भी होकर गुजरता है, तो वह एक राजस्थान से होकर गुजरता है। किससे, राजस्थान से होकर गुजरता है। याद रखिएगा, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है, याद रखिएगा, क्योंकि सिक्किम से गुजरेगा तो राजस्थान से भी गुजर जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला का नाम क्या है, जैसलमेर। ये भी राजस्थान में पड़ता है। जैसलमेर कहाँ, किस जिला, किस स्टेट में पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है जैसलमेर, राजस्थान। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा है टॉपिक भारत एवं कर्क रेखा। भारत एवं कर्क रेखा, चलते इसका भी फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। बिल्कुल 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहेंगे। कर्क रेखा यानी कि ये अपना अर्थ हो गया, क्या हो गया, अर्थ। और ये जो है ना, ये इसी को यही 23.5 डिग्री रेखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में, इसी को कर्क रेखा बोलते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। भारत के लगभग कितना से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लगभग सभी बच्चों को या सभी साथियों को, सभी दोस्तों को ये याद होगा कि कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से, इनका बहुत सारा लोग ट्रिक याद है, किसी ने मित्र पर गमछा झाड़, ये पे गमछा झाड़, आप जैसा हो आप याद जरूर रखेंगे, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आता है इंडियन ज्योग्राफी से। चलिए, जैसे इसमें दिखा दिया है, देखिए यहाँ भारत का मैप है, भारत एवं कर्क रेखा, देखिए बीचों बीच से गुजर रहा है ना कर्क रेखा। अब कर्क रेखा से बीचों बीच गुजर रहा है, तो हम दिखाते हैं कौन कौन राज्य है। पहला गुजरात है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा राजस्थान। देखिए राजस्थान भी है थोड़ा, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, कर्क रेखा से गुजर रहा है। उसके बाद झारखंड, देखिए बीचों, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गया। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखने का ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। किस पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, सूर्य के उत्तरायण यानी कि सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। याद रखिएगा, सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि यानी कि दिन का समय क्या होता है, बढ़ने लगती है। जो 21 जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है और जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितना बार, 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार। और 21 जून से दिन की अवधि क्या होता है, बड़े होने लगती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग याद करते हैं, महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति देख लेते हैं कि किस राज्य में कौन सा अक्षांश है। चलिए स्थल और उत्तरी अक्षांश में देखते हैं। अगरतला राजस्थान में पड़ता है, इसमें कौन सा डिग्री अक्षांश पूछेगा, तो 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश अगरतला में पड़ता है। राजस्थान के अगरतला डिस्ट्रिक्ट है। अगला गांधीनगर गुजरात का राजधानी है, ये इसमें कौन सा अक्षांश पड़ता है, तो 23 डिग्री 19 मिनट। ये एगो रहे तो डिग्री, एगो कॉमा रहे तो उसको मिनट बोला जाता है। 23 डिग्री 19 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर से 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन से 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता से 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर से 21 डिग्री
9 मिनट, अहमदाबाद से 23 डिग्री 2 मिनट, वाराणसी से 25 डिग्री 18 मिनट, भोपाल से 23 डिग्री 25 मिनट। ये पॉइंट याद रखिएगा सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम कर लेते हैं। प्रश्न कोश, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? सबको पता है, इसमें से ढूंढना है। ओडिशा अभी पढ़े नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, तो बिहार झारखंड। बिहार से नहीं, झारखंड दिया, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बिहार से नहीं गुजरता है, अब झारखंड से सिर्फ गुजरता है। किससे गुजरता है? झारखंड से गुजरता है, बिहार इसमें नहीं आएगा। चलिए, कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य, यानी कुल आठ राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्न काल में झारखंड बिहार का ही भाग था, अतः इसलिए बिहार को उत्तर माना है, लेकिन अब बिहार नहीं है। याद रखिएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। याद करना है बिल्कुल, गुजरात से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी, झारखंड से भी, उत्तर प्रदेश से नहीं। तो केवल 3 नहीं होगा, 1 2 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। इसका आंसर 1 2 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश, बिल्कुल, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी से गुजरती है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, कौन राज्य है? झारखंड है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार। इन तीनों में से नहीं, इन तीनों में झारखंड से होकर के गुजरती है। याद रखिएगा, इसका आंसर झारखंड होगा। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो त्रिपुरा से गुजरती है, मणिपुर से भी, छत्तीसगढ़ से, मिजोरम से भी, मणिपुर से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? यानी कि ये जो नगर है, इनमें से कर्क रेखा से सबसे नजदीक कौन सा है? तो गुजरात का गांधीनगर, राजधानी के ही पास है। अगला एक्सप्लेनेशन, विकल्पों में दिए गए भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति निम्नानुसार है। स्थल, अक्षांश और अंतर स्थिति 23.5 डिग्री से। याद रखना, अगरतला, ये सब याद रखना है, ये सब चीज याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कर्क रेखा के निकट, इनमें से ढूंढना है तो कोलकाता। बहुत पूछता रहता है क्वेश्चन ये सब चीज। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। क्या है? दिल्ली नहीं है, जोधपुर नहीं, नागपुर नहीं, कोलकाता। पश्चिम बंगाल क्योंकि इससे गुजरता है तो इसलिए कोलकाता नजदीक में पड़ जाता है। चलिए अगला, दिल्ली। आप पूछेगा, उपरोक्त प्रश्नों में दिए गए नगरों में कर्क रेखा के प्रक्षेप में अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार है। दिल्ली में कितना डिग्री अक्षांशीय स्थिति है? तो 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। फिर कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर में है। और जोधपुर कर्क रेखा की कौन सा अक्षांश में है? तो 26 डिग्री 0 मिनट से लेके 27 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और इसका वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है। अतः उपयुक्त में से कर्क रेखा से निकटतम नगर कोलकाता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है? अभी बार पढ़े हैं। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। इसे क्या रेखा कहते हैं? कर्क रेखा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यानी कि कौन ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के नॉर्थ साइड में स्थित है? झारखंड नीचा हो जाता है, साउथ में। मणिपुर नीचा हो जाता है, मणिपुर नीचा हो जाता है, नहीं, मणिपुर उत्तर में है। ठीक है, हाँ, मणिपुर क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में। दिखाते हैं अभी फिगर जो हम लोग दिखाएं, देखो मणिपुर, मिजोरम होगा ना, मिजोरम उत्तर में हो जाता है ना, कर्क रेखा से ऊपर हो जाता है मिजोरम। मणिपुर नहीं है, ये मिजोरम है। ये क्या है? मिजोरम है। मणिपुर दे दिया है, मणिपुर तो आता ही नहीं, मिजोरम होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? मिजोरम होगा, मिजोरम, सी होना चाहिए, मिजोरम होगा, मणिपुर नहीं, मिजोरम होगा, ऑप्शन सी। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ओहो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सॉरी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मणिपुर ऊपर है। ठीक है, झारखंड नीचा हो जाता है कर्क रेखा से, मणिपुर ऊपर हो जाता है। ठीक है, और मिजोरम भी ठीक नीचा है, और त्रिपुरा भी ठीक नीचे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जून माह में निम्नलिखित स्थानों, क्या कहता है? जून माह, कौन सा माह में? जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिन की अवधि बिल्कुल दिल्ली में अधिक होगी जून के माह में। याद रखिएगा, जून के माह में निम्न स्थानों में से कहां दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो दिल्ली में। ये उसी बच्चे से क्वेश्चन बनेगा जो
अक्षांश और देशांतर को बढ़िया से जानता होगा, इसलिए आप लोग अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का टॉपिक जो है उसको बेहतर कर लीजिए। जीएमटी सब अच्छे से अक्षांश देशांतर निकालना सीख लीजिएगा तो आपसे ये सब क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। बिल्कुल 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्पों में से सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिक होगी, क्योंकि समझ गए ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? कर्क रेखा के सबसे निकट, बार बार बोलें क्योंकि जब तक मैं आपका नॉलेज नहीं होगा पता नहीं चल पाएगा, इसलिए जबलपुर सबसे नजदीक होगा, ए ऑप्शन। अहमदाबाद थोड़ा ऊपर चला जाता है। देखिए यहाँ पे दिया विकल्प में दिए गए सब शहरों की अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार है। पहला जबलपुर 23.11 डिग्री 11 मिनट उत्तर में है, यहाँ इसमें से सबसे नजदीक है ना, तो ये होगा अहमदाबाद, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद वाराणसी सबसे दूर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमें, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अभी पढ़े थे हम लोग माही नदी। कौन सा नदी? माही नदी, यानी कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश के से उद्गम होकर राजस्थान गुजरात में प्रभावित हुए और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो याद रखिएगा माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से प्रभावित होते हुए और खंभात की खाड़ी में जाके क्या होती है? गिर जाती है। अब हमारा चौथा टॉपिक है मानक समय। क्या है? मानक समय रेखा। अब मानक समय रेखा को हम लोग इसका 2D पॉइंट्स तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है? भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा तथा भारतीय मानक समय यानी कि IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। बिल्कुल भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाने वाला रेखा को IST या मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। यह देशांतर रेखा प्रयागराज मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। यह देशांतर रेखा कहाँ से? प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय यानी कि IST का फुल फॉर्म कहे तो याद रखना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मीन। GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। याद रखिएगा क्वेश्चन, याद रखिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। कितना घंटा? 5.5 घंटा आगे है। बोलेगा कोई IST अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है और इसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। याद रखिएगा ये ग्रीनविच मीन टाइम है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। अगला, ज्ञातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा अपनी आपसी सहमति के अंतर्गत मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट यानी कि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया गया। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितने घंटे का समय का अंतर है? तो 2 घंटे का लगभग। अगला, अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्व याम्योत्तर देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। क्लियर? यही देखिए 82.5 डिग्री है ना ये रेखा, पूर्वोत्तर देशांतरीय रेखा को, इसी को याम्योत्तर रेखा के नाम से जाना गया है। अब पूछेगा ये कुल कितने स्टेट से? तो 5 स्टेट से ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है, जिसमें यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस 5 राज्यों से ये रेखा गुजरता है। क्वेश्चन पूछेगा कि याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश के किस जगह से? तो प्रयागराज, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। 5 राज्य यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है। अगला पॉइंट है भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर के गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती है। सभी देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। याद रखिएगा सभी देशांतर रेखा, जितना भी देशांतर रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ग्रीनविच या प्रधान
याम्योत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर, और पश्चिम की ओर स्थित 80 डिग्री को सभी को देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। यानी कि ठीक है, 82.5 के इधर होगा तो पूर्वी और पश्चिमी रहेगा तो पश्चिम के नाम से जाना जाएगा। और इसका अगला पॉइंट है कि पृथ्वी 24 घंटे 124 घंटे यानी कि 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। यानी कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना मिनट का वक्त लगता है, कितना समय लगता है, तो 24 आवर। मिनट में पूछे तो 1440 मिनट। तथा कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, तो 360 है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का याद रखिएगा समय लगता है। यानी कि 1440 बट्टा 360 से काटेंगे तो 4 मिनट आ जाता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। यानी कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 घंटे का डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है। इसी कारण से सूर्य पूर्व में उदित होता है। सूर्य कहाँ से उगता है, पूरब से उगता है, एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय जीएमटी से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय में से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। इसीलिए पूरे दिन रात में 24 घंटा का डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है। ये बात अब सबको समझ में आ रही होगी, क्योंकि दिन रात का अवधि क्यों ऐसा होता है। आप अच्छे से पढ़ेंगे ना देशांतर अक्षांश तो और आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। याद रखिएगा कि काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। काल्पनिक रेखा कौन रेखा कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। चलिए, इससे रिलेटिव हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं क्या है। चलिए, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह क्या होगा, तो वह इसका अक्षांश और देशांतर के बीच आपको क्या समय पीरियड में क्वेश्चंस क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि 4 डिग्री बराबर 1 मिनट होता है, एक डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, और 15 डिग्री बराबर 60 मिनट होगा, यानी कि 1 घंटा होता है। यही सब को निकालना पड़ेगा, तो इसका आंसर बी होगा। लेकिन इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब जाकर के बन पाएगा, जैसे यहाँ किया। चलिए दिखाते हैं। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी कि भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर क्या है, आधा रात है, और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, एक स्थान पर सुबह का क्या बजता है, 6 बजता है, तब वो स्थान भारत से पूर्व में होगा। तब वो स्थान भारत से कहाँ होगा, पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। याद रखिएगा, क्योंकि पूर्व में सबसे पहले सुबह होती है, इसलिए वहाँ वह पूरब में होगा। 6 घंटे के अंतराल पर उनके याम्योत्तर के बीच 15 डिग्री इंटू 6 यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, और प्रत्येक 15 डिग्री बराबर 1 घंटा का अंतराल होगा। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री याम्योत्तर है, अतः वह स्थान 90 प्लस 82.5 इक्वल टू 172/1 डिग्री अपॉन 2 पूर्व हो जाएगा। क्लियर, अब तो समझ में आ गया ना सबको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतराल है। अभी पढ़ के आए थे हम लोग, लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। कितने घंटे का, 2 घंटे का अंतराल होता है। गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व में अवस्थित है। यानी कि गुजरात का देशांतरीय विस्तार याद रखना है कि 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्व देशांतर में के मध्य अवस्थित है। और अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो 91 डिग्री
30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व में अवस्थित है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय अंतर 97 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 4 मिनट इक्वल टू 29 डिग्री 26 मिनट का अंतर देखने के लिए मिलता है। यानी कि 97 में से 30 से घटा देंगे 68 4 को, तो 29 और 26 मिनट का अंतराल देखने के लिए मिलता है लगभग, है लगभग। चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 29 डिग्री इंटू 26 मिनट इंटू 4 लगभग 118 मिनट के बराबर हो जाता है। यानी कि लगभग 2 घंटा, 7 दूनी 120, 118 मिनट 2 घंटा के लगभग बराबर हो जाता है। अब आगे सबको बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देख रहे, पहला, जबलपुर की देशांतरीय रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतरीय रेखा के बीच है। ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। बिल्कुल बात सही है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच स्थित है। तीसरा, बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणीवर्ती है। तो इसका आंसर 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका देखिए कितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ना होगा तब जाकर के हमें बात समझ में होगा। इसलिए आप अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का टॉपिक अच्छे से कवर करिएगा। हम सिर्फ यहाँ MCQ कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आप लोग खुद से करना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी कि IST देशांतर के निकटतम है? तो रीवा शहर कौन सा है? रीवा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकट है? तो वह रीवा है। क्या है वह? रीवा स्थान है, याद रखिएगा। चलिए, मानक समय के निकटतम संबंध में विकल्प में दिए गए स्थलों की स्थिति इस प्रकार है। रीवा इतना पे है, 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट से लेकर के 82 डिग्री 20 मिनट ईस्ट में अवस्थित है। सागर, उज्जैन, होशंगाबाद सब याद करना है आपको, देख लेना है एक बार करके। चलिए देख लेते हैं, पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे है, पूर्वाह्न मतलब PM, अपराह्न माने AM, पूर्वाह्न के 10 बजे PM के 10 बजे, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? 10.838 पूर्वाह्न होगा, यानी कि PM हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है। क्या बोला? यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो होगा 14.30। आप लोग इसका क्वेश्चन सब देखिएगा। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? याम्योत्तर यानी कि 5 राज्य बोला जाता है, UP MP छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से होता है, तो ये महाराष्ट्र से नहीं होगा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगा। बाद बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड से होकर के गुजरता है। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की देशांतरीय रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? ये भी बताए थे, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, था ना फिगर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतरीय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर के गुजरती है, याद रखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद कि मिर्जापुर वर्तमान प्रयागराज से होकर के गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की परमाण्विक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो वह 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा को परध्यान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय मानक समय यानी कि IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है, यानी कि किसके नजदीक से लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, जो हम मैप में देखे थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय यानी कि IST ग्रीनविच मध्याह्न समय यानी कि GMT में अंतर कितना पाया गया? 5.5 घंटा पढ़ के आए थे, 5.5 घंटे समय का आगे है, यानी कि IST से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगला याद रखिएगा, भारतीय मानक समय IST यानी ग्रीनविच मीन मध्यम समय यानी कि GMT में 5.5 घंटे का अंतराल पाया जाता है, याद रखिएगा। विकल्प B सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे
प्रातः IST होता है, IST में होता है। तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो बोले थे 1 घंटा 18 मिनट, निकाले थे फॉर्मूला ने, तो 5 अदू 7 यानी कि लगभग 7 बजे, लगभग 5:30 बजे, लगभग 6 बजे नहीं, लगभग 6:30 बजे नहीं, लगभग 7 बजे, ऑप्शन सी होगा, लगभग 7 बजे बज रहा होगा सुबह का। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के वितरण यानी कि 95 डिग्री 31 मिनट और गुजरात के कांडला में 70 डिग्री 11 मिनट में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुसार लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्राप्त होगा, यानी कि सूर्योदय होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के सबसे नजदीक तो बंगलुरु याद रखिएगा। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो इस ऑप्शन में से ढूंढना है, तो वह बंगलुरु मारना है। आंसर क्या मांगना है? बंगलुरु। ISPD 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये स्टेट वाइड दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आज हमारा टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं। अब इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलूंगा। इसी तरह आप हमारे चैनल से बने रहिए और आपको हम हर एक सब्जेक्ट का एक वीडियो पुनर्वलोकन का सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया हूँ आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। मेरा वादा रहा 72 BPSC पीढ़ी से पहले होते ये सभी वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाएगा। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को देखें और चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए आप लोगों का कीमती वक्त लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।